राज का एक सपना था। वो अपनी आइसक्रीम की चाहत सबके साथ बांटना चाहता था। इसलिए उसने अपने शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार में राज की आइसक्रीम कॉर्नर नाम से एक छोटी सी दुकान खोली। बाजार हमेशा रौनक से भरा रहता था। नाना प्रकार की चीजें, आवाजें और खुशबू लोगों को अपनी ओर खींचती थी। राज को अपनी दुकान पर बहुत नाज था। वो उसे बेदाग साफ रखता था और चटकीले रंगों से सजाता था। वो जानता था कि एक अच्छी सी दिखने वाली दुकान ग्राहकों को उसकी स्वादिष्ट आइसक्रीम ट्राई करने के लिए लुभाएगी। राज अपनी आइसक्रीम रोज ताजा बनाता था और सिर्फ बेहतरीन चीजें ही इस्तेमाल करता था। वो हर किसी के मुंह का स्वाद खुश करने के लिए कई तरह के फ्लेवर रखता था। सादे वनीला और चॉकलेट से लेकर आम और पिस्ता जैसे नए नए फ्लेवर तक। राज की आइसक्रीम कॉर्नर पर सबके लिए एक आइसक्रीम थी। राज की दुकान एक बिजी मार्केट एरिया में थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। राज मार्केट की इंपॉर्टेंस समझता था। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां बायर्स और सेलर्स सामान और सर्विसेज का लेन देन करने आते हैं। ये एक रौनक वाली जगह है जहां हर तरह के लोग अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने आते हैं। मार्केट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रेड को आसान बनाते हैं। इनके बिना लोगों को अपनी जरूरत का सामान ढूंढना मुश्किल होगा। मार्केट्स राज जैसे बिजनेसेस को अपने कस्टमर से कनेक्ट होने का मौका देते हैं। राज के लिए मार्केट उसकी लाइफलाइन थी। यहीं से उसे कस्टमर्स, सप्लायर्स और कम्युनिटी मिलते थे। उसे मार्केट की एनर्जी, हमेशा की एक्टिविटी और वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच की बातचीत बहुत पसंद थी। राज जानता था कि अपनी आइसक्रीम की सही प्राइस सेट करना उसकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। उसे यह समझना था कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है जबकि कस्टमर्स को भी खुश रख सके। उसे एक बैलेंस ढूंढना था, एक ऐसी प्राइस जो कस्टमर्स देने को तैयार हों और जो उन्हें वैल्यू फॉर मनी का एहसास दिला सके, लेकिन जिससे उसे प्रॉफिट भी हो। ये बैलेंस ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन राज ने ठान लिया था कि वो इसे समझेगा। यहीं पर वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज समझना जरूरी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट्स उसे अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते थे। राज को समझ आया कि लोग उसकी दुकान पर स्वादिष्ट आइसक्रीम का मजा लेने आते हैं। ये थी वैल्यू इन यूज, यानी कस्टमर को उसके प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन और खुशी। ये सेटिस्फैक्शन और खुशी ही थी जो कस्टमर्स को बार बार उसकी दुकान पर खींच लाती थी। ये उसकी बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ थी। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब वो पैसे थे जो कस्टमर्स उस एक्सपीरियंस के लिए देने को तैयार थे। ये पैसे उसकी इनकम और प्रॉफिट को डायरेक्टली प्रभावित करते थे। सही प्राइस तय करने के लिए राज ने अपने कॉस्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, रेंट, बिजली पानी और अपने टाइम के बारे में सोचा। उसे ये समझना था कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है और उसे कितना मार्जिन चाहिए। उसने ये भी देखा कि बाकी आइसक्रीम शॉप्स क्या प्राइस रख रहे हैं। इससे उसे मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन का अंदाजा हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने अपने कस्टमर्स की बात सुनी। उनके फीडबैक से उसे पता चला कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। उसने ध्यान दिया कि वो कितना पे करने को तैयार हैं और उसी हिसाब से अपनी प्राइसेस एडजस्ट की। इस तरह से उसने एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाई जो उसके बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बना सके। मार्केट में हर दिन राज के लिए इकोनॉमिक्स का लेसन होता था। वो हर दिन कुछ नया सीखता था, चाहे वो कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में हो या फिर मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। वो सप्लाई और डिमांड के डायनामिक्स खुद अपनी आंखों से देखता था। उसे समझ में आता था कि कैसे मार्केट की हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। गर्मी के दिनों में उसकी आइसक्रीम की डिमांड भी आच जाती थी और अक्सर उसकी सारी आइसक्रीम बिक जाती थी। ये उसके लिए पीक सीजन होता था जब उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ठंडे दिनों में उसे वेस्टेज से बचने के लिए अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता था। यह उसके लिए एक चैलेंज होता था, लेकिन उसने इससे भी बहुत कुछ सीखा। राज ने देखा कि बायर्स यानी उसके कस्टमर्स अलग अलग जरूरतों के साथ मार्केट आते हैं। हर कस्टमर की अपनी एक यूनिक प्रेफरेंस होती है। कुछ सबसे सस्ता ऑप्शन ढूंढते थे क्योंकि उनका बजट लिमिटेड होता था, जबकि कुछ क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते थे। उन्हें अपने पैसे की वैल्यू चाहिए होती थी। सेलर्स यानी राज जैसे लोग अपने प्रोडक्ट्स को अलग दिखाने और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए फ्लेवर्स या कंपेटिटिव प्राइसेस जैसे तरीके अपनाते थे। ये स्ट्रैटेजीज उन्हें मार्केट में टिके रहने में मदद करती थी। मार्केट में बार्गेनिंग आम बात थी। ये एक तरह का खेल था जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी जीत चाहते थे। कस्टमर्स अक्सर कम प्राइस के लिए बार्गेन करते थे, खासकर अगर वो ज्यादा सामान खरीद रहे हैं।
उन्हें लगता था कि बल्क में खरीदने से उन्हें डिस्काउंट मिलना चाहिए। राज बार्गेनिंग के लिए तैयार रहता था क्योंकि उसे पता था कि ये मार्केट का हिस्सा है, लेकिन उसे अपनी वैल्यू भी पता थी। वो जानता था कि उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। वो अक्सर एक ऐसा डील करता था जिससे उसे और कस्टमर दोनों को फायदा हो। इस तरह मार्केट में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी बनी रहती थी और कस्टमर्स भी खुश रहते थे। जैसे जैसे राज का आइसक्रीम बिजनेस चल निकला, उसने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। उसने लोकल मार्केट से बाहर एक्सपैंड करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसकी आइसक्रीम सिर्फ उसके टाउन में ही नहीं बल्कि आसपास के सिटीज और शायद पूरे देश में भी लोग एंजॉय करें। राज जानता था कि लोकल मार्केट से रीजनल या नेशनल मार्केट में एक्सपैंड करने में कई चैलेंजेस आएंगे। उसे प्रोडक्शन बढ़ाने, अलग अलग लोकेशंस में आइसक्रीम की क्वालिटी सेम रखने और एक ऐसा ब्रांड बनाने के तरीके ढूंढने होंगे जो ज्यादा लोगों को पसंद आए। उसने अलग अलग एक्सपेंशन मॉडल्स रिसर्च करना शुरू किया। उसने दूसरे सिटीज में नई शॉप्स खोलने, रेस्टोरेंट्स और कैफेज जैसे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करके अपनी आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करने या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को फ्रेंचाइज देने के बारे में सोचा। हर ऑप्शन के अपने प्रोज और कॉन्स थे और राज जानता था कि डिसीजन लेने से पहले उसे हर ऑप्शन को ध्यान से इवैल्यूएट करना होगा। सेक्शन 6, राज का रेवेन्यू रेसिपी। अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए राज को अपने फाइनेंशियल्स समझने थे। वो जानता था कि रेवेन्यू किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन होती है। टोटल रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट होता है जो वो अपनी आइसक्रीम बेचकर कमाता है। वो इसे बेची गई आइसक्रीम्स की संख्या को पियर आइसक्रीम प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता था। एवरेज रेवेन्यू उसे समझने में मदद करता था कि हर आइसक्रीम से एवरेज कितने पैसे आते हैं। वो इसे अपने टोटल रेवेन्यू को बेची गई आइसक्रीम्स की संख्या से डिवाइड करके कैलकुलेट करता था। मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। यह उसे बताता था कि एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम बेचने से उसे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। यह जानना उसके लिए जरूरी था कि कुछ और स्कूप्स बेचने के लिए प्राइसेस कम करना सही आइडिया है या नहीं। सेक्शन 7, मीठी कामयाबी या कड़वा घाटा। राज ने जल्दी ही सीख लिया कि सक्सेसफुल बिजनेस चलाना सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि घाटे से बचने के बारे में भी है। उसे समझ में आ गया कि एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि घाटे से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो जानता था कि उसे स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है, खासकर जब कम बिक्री वाले समय में अपनी शॉप खुली रखने या अगर हालात खराब हों तो बंद करने के बारे में सोचना हो। राज ने महसूस किया कि उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसे यह तय करना था कि कब दुकान खोलनी है और कब बंद करनी है, खासकर जब बिक्री कम हो। सही डिसीजंस लेने के लिए राज अपने कॉस्ट्स पर नजर रखता था। वो जानता था कि उसके फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे रेंट और बिजली पानी सेम रहते हैं चाहे वो कितनी भी आइसक्रीम बेचे। उसके फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे रेंट और यूटिलिटीज हमेशा एक जैसे रहते थे, चाहे वो एक आइसक्रीम बेचे या 100, ये खर्चे कभी नहीं बदलते। उसके वेरिएबल कॉस्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स बनाई गई आइसक्रीम की क्वांटिटी के हिसाब से बदलते हैं। जितनी ज्यादा आइसक्रीम बनेगी उतना ही ज्यादा खर्चा होगा। ये डिसाइड करने के लिए कि उसे स्लो पीरियड्स में भी अपनी शॉप खुली रखनी चाहिए या नहीं, राज अपने वेरिएबल कॉस्ट्स के बारे में सोचता था। राज ने यह समझा कि उसे अपने वेरिएबल कॉस्ट्स पर ध्यान देना होगा। अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता था तो शॉप खुली रखना सही था। अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता था तो शॉप खुली रखना सही था। लेकिन अगर उसका रेवेन्यू लंबे समय तक उसके वेरिएबल कॉस्ट से कम रहता तो उसे अपने बिजनेस पर फिर से विचार करने या शॉप बंद करने के बारे में सोचना पड़ता। राज ने यह भी सीखा कि ग्राहकों की पसंद और मौसम का भी असर होता है। उसे यह समझना था कि कब ग्राहक ज्यादा आते हैं और कब कम। इस जानकारी से वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकता था। तो उसे अपने बिजनेस पर फिर से विचार करने या शॉप बंद करने के बारे में सोचना पड़ता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही उसकी सफलता की कुंजी थी। सेक्शन 8, हर फ्लेवर के बाजार। जैसे जैसे राज बिजनेस के बारे में ज्यादा सीखता गया, उसे समझ आया कि सारे मार्केट्स एक जैसे नहीं होते। उसने अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखा। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और चैलेंजेस होती हैं। उसने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सीखा, जहां कई सेलर्स एक जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जिससे प्राइसेस पर असर डालना मुश्किल होता है।
उसने मोनोपोलीज के बारे में भी सीखा, जहां एक ही सेलर मार्केट को कंट्रोल करता है, जिससे उसे प्राइसिंग पावर मिल जाती है। उसने पाया कि उसकी आइसक्रीम शॉप परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में आती है, जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। इस तरह के मार्केट में कई सेलर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। राज को समझ आया कि उसके यूनिक फ्लेवर्स और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट ने उसे लोकल मार्केट में कंपेटिटिव एज दिया। सेक्शन 9, आइसक्रीम शॉप से सीख। राज की आइसक्रीम कॉर्नर चलाना राज के लिए सिर्फ एक जॉब नहीं रह गया था, ये एक एजुकेशन बन गया था। उसने मार्केट्स के डायनामिक्स, कस्टमर्स को समझने की इंपॉर्टेंस और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के क्रूशियल रोल के बारे में सीखा। उसे समझ आया कि बिजनेस में सक्सेस लाइफ की तरह चेंज के साथ ढलने, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और हमेशा कुछ स्पेशल ऑफर करने के बारे में है। राज के जर्नी ने उसे सिखाया कि एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप भी इकोनॉमिक्स की दुनिया और एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस के मीठे स्वाद के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स दे सकती है।